अच्छा, ये मैंने भी सुना है कि कुछ इंडियन स्कॉलर्स भी, मुस्लिम स्कॉलर्स और कुछ बाहर के भी इस हक में थे कि मुसलमानों को चाहिए है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लें और गुडविल का मुजाहरा करें टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो सुना ये है कि वो प्राइवेटली तो इससे एग्री करते थे, लेकिन जब पब्लिक में जाते थे तो ये बात नहीं कर पाते थे। अच्छा, इसी तरह की एक कंट्रोवर्सी कुतुब मीनार के हवाले से भी है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? भाई जो आपने पहली चीज कही उसके अंदर एक ही चीज बोलूंगा कि वो इसीलिए पब्लिक में एग्री नहीं करते थे, क्योंकि अगर पब्लिक में एग्री करेंगे ना तो इंडिया में 44,000 मॉस्क के नीचे मंदिर है विद एविडेंसेस। ये वो नंबर दे रहा हूं जिसके एविडेंसेस हैं। इसके अलावा लाखों होंगे उधर, मतलब जहां खोदेंगे तो नीचे मंदिर निकलेगा। तो वो इसीलिए पब्लिकली एग्री नहीं करते थे। फिर कुतुब मीनार का थोड़ा केस राम मंदिर से थोड़ा सा अलग है। उधर भी मंदिर ही था, वो 27 मंदिरों को, जैन मंदिरों को तोड़ के उधर को वो। अच्छा, बेसिकली कुतुब मीनार बनाया भी किसी हिंदू डायनेस्टी ने था 11th सेंचुरी में। ये तो आके ऊपर सिर्फ टॉम रख दिया, ऊपर टॉम रखा हुआ है, नीचे तो सारा वो हिंदू स्ट्रक्चर है। वो पिलर वगैरह जो मीनार जिसे हम कहते हैं वो भी सारा हिंदू स्ट्रक्चर है। उसका आर्किटेक्ट ही उसका हिंदू, द्राविडियन और आपका ये हिंदू आर्किटेक्ट है, सनातनी या जैन, आर्किटेक्ट है, इंडियन। जैन है या हिंदू है? सर हिंदू बोल रहे हैं, इंडियन आर्किटेक्ट बोल रहे हैं, द्राविडियन आर्किटेक्ट हम्म, बोल रहे हैं, आर्यन आर्किटेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो मतलब बेसिकली दैट बिलोंग्स टू इंडियन। वो हम्म, तुर्की या वो आर्किटेक्ट नहीं है जो टर्की में यूज होता था उस टाइम पे, या मुगल्स में यूज होता था। वो वाला हम्म। आर्किटेक्ट नहीं है। उसके ऊपर गुम्बद ला के रख दिया गया। तो नीचे से तो वो सारा वो है। कुतुब मीनार पे जो एक मस्जिद भी है बिल्कुल साथ में, उसी मस्जिद के अंदर आप जैसे एंटर करेंगे, एंटर करती दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। तो मतलब मंदिर था ना, दीवार के एक तो आर्किटेक्ट आपका हिंदुज्म का है, फिर उसमें लिखे हुए भी सारे श्लोक हैं, त्रिशूल बने हुए हैं, वो स्वास्तिका बना हुआ है। तो आप कैसे कह रहे हैं ये मस्जिद है? लेकिन उसका केस थोड़ा अलग है, क्योंकि वो नेशनल हेरिटेज में आ जाता है, नेशनल मॉन्यूमेंट है उसका। वो थोड़ा अलग तरीके से लड़ा जाएगा, वो कोर्ट में नहीं होगा, उसका काम इंटरनेशनल लेवल पे लड़ा जाएगा। मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा था, फिर उसकी अपोजिशन हुई। एक साहब कनाडा से भी आए और उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट में कोई मंदिर नहीं बन सकता। तो उसका क्या अपडेट है? वो गवर्नमेंट ने इजाजत तो दे दी थी उसको बनाने की, प्लॉट भी अलॉट हो गया था। तो अब क्या स्टेटस है उसका, और कितने कितने हिंदू हैं जो रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में? सर इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल से शायद 40 ही रहते होंगे, 40 या 35। पर पिंडी वाली साइड पे रहते हैं करीब 2,000 के आसपास, ये अमाउंट है, 2,000 1,500 के आसपास हिंदू तो आपके पिंडी में रहते हैं। तो सर अब ये इसमें ये हुआ कि परमिशन नहीं, वहां मेरा से तो ख्याल दे है दी। इस्लामाबाद में भी ज्यादा होंगे। 40-50 तो बहुत कम होंगे, सर क्योंकि मेरे कुछ को सरकार। आज से हाँ। 4 साल पहले क्या लोगों ने कहा कि वहां पर 150 हिंदू हैं, और अब वो हम्म, हिंदू कम हो गए हैं। उन 150 में से हम्म। 50 को तो मैं जानता हूँ जो वहां से चले गए। तो कहाँ चले आपका गए? सर बाहर चले गए। हम्म। तो वो नंबर आपका 50 प्लस या 50 के अराउंड ही है वो, मतलब कम ही हुआ है। इस्लामाबाद का 150 से 50 पे आया तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि भाई इतनी तादाद ही नहीं है, तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो उनका आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रांग हो जाता है ना फिर इस तरह। नहीं तो फिर सर मंदिर तो फिर एक बंदे के लिए भी होना चाहिए। आपने तो बलूचिस्तान के बीचों बीच भी मस्जिद बनाई है जहां पर तो एक बंदा भी नहीं है। हम्म, और हमारे तो उधर क्रियाक्रम भी नहीं कर सकते हम लोग, अपने फाइनल जो फ्यूनरल होता है हम तो वो भी पिंडी में नहीं कर सकते। हम्म, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बड़े इशू बन जाते हैं, उसके लिए भी हमें पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए 1,500 बंदे तो है ना। हम्म, आपने जब जमीन दे दी तो दे दी, और उसको बनाना भी तो हमें अपनी कॉस्ट पे, या एक तो हमारे कौन सा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बना के दे रही है, वो जमीन हम्म, दे रही है, उसके ऊपर कॉस्ट तो हमारी है। और फिर वो तो खत्म हो गया, वो उधर नहीं बन रहा। क्योंकि उसमें आप कमाल देखें ना, पाकिस्तान में माइनॉरिटी मिनिस्टर का मिनिस्टर भी तो मुस्लिम होगा। और उसके हम्म, बाद जो काउंसिल एक बिठाई गई थी कि आप लोग तय करें कि क्या बनना चाहिए, नहीं बनना, कैसे बनना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या वो, उसके अंदर एक भी हिंदू नहीं। हम्म। तो हिंदू का तो फाइट ही नहीं ना, पॉइंट ऑफ व्यू लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि सर सीधे हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है इस मुल्क में। हमारी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप दिनेश कुमार का आपने देखा, अप्रैल में एक वीडियो वायरल हुआ पार्लियामेंट में। सर अगर वो सेनेटर को नहीं बख्श रहे तो आप समझे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब हिंदू को वो कहां से बख्शते होंगे? जब एक सेनेटर को नहीं बख्शते, उसको दिन रात बैठ के दावतें दे रहे हैं। सेनेटर है, उसके पास तो पावर भी है, अमीरी भी है, ठीक है, वो मतलब फाइनेंशियली भी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पावर है, सेनेटर है पाकिस्तान का। उसको ही नहीं बख्शते तो हमें कहां से बख्शेंगे ये लोग?
अच्छा, उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गरीब आदमी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसकी कोई नहीं सुनता। तो क्या हिंदुओं का जो प्रॉब्लम है इससे मुख्तलिफ है? नहीं सर, ये जो पॉइंट बोलते हैं ना, उस पॉइंट में एक चीज ये भूल जाते हैं कि इकोनॉमिकली हम दोनों बराबर हैं। गरीब हिंदू हो, गरीब मुसलमान, गरीब क्रिश्चियन, हम लोग सब बराबर हैं इकोनॉमिकली, और हमारा खाना पीने का, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। पर मुसलमान की सर बेटियां और घर में बहू बेटियां नहीं उठाई जा रही। हुँ, हमारी हुँ। घर घर से बहू बेटियां उठाई जाती हैं। तो हमारे लिए हम लोग इक्वल नहीं है। हमारे मसले आप लोगों से ज्यादा गहरे हैं, गरीब मुसलमानों से। अच्छा, ये जो फ़ोर्स्ड कन्वर्जन है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है और इक्का-दुक्का कोई वाक़या, आइसोलेटेड इंसिडेंट हो जाता होगा, लेकिन कोई इस तरह का पैटर्न नहीं है। और मियाँ मिट्ठू की क्या पोज़ीशन है अब? नहीं सर, ये रहीम यार में मियां मिट्ठू नहीं तो करवाया, ये जो 3 लड़कियां 2 हफ्ते पहले जो उठी हैं। हुँ, और हुँ। अब तो सर ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। अब ये किया है कि जो लड़कियां 2011-12 में कन्वर्ट की गई, अब उनको हो गए बच्चे। हुँ, तो हुँ। अब ये जो 3 लड़कियां हैं, इन 3 लड़कियों के पास वो 2012-13 के रिंकल कुमारी वगैरह 2-3 नाम जो आपने सुने होंगे, रिंकल कुमारी थी, एक महक थी। अब उनको लेके जाते हैं, अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ जाते हैं वो लोग। अब इन 3 लड़कियों के पास गए हैं और उधर जाके बोला, देखो हम लोग कन्वर्ट हुए, हमारे बच्चों को, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो डर से मान गए, ठीक है। डर से नहीं मानते तो वो पुरानी लड़कियां जो कन्वर्ट हुई हैं उनको जबरदस्ती लेके आते हैं और उनसे ये फिर ब्रेन वॉश करवाते हैं। और सर ये सिस्टमेटिकली जेनोसाइड है। आपका ईस्ट पाकिस्तान में गोलियां चलाएंगे, इधर आप लड़कियां उठा लें। लड़कियां उठा लेंगे, बचेंगी नहीं। शादी किससे करेंगे? जब शादी नहीं होगी तो आगे और पैदा ही नहीं होंगे। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड। हुँ, और हुँ। सर मैं कहता हूँ दुनिया की रिपोर्टें छोड़ते, पाकिस्तान की तो रिपोर्टें है ना। 1000 लड़कियां उठती हैं। ये रिपोर्ट बाहर की नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल कमीशन की है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की है। ये बाहर की तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की रिपोर्ट है। तो या तो फिर पाकिस्तानी झूठ बोल रहा है। और सर एक इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर भी आप देखें ना, ये सच बताया ही नहीं जाता। जब न्यूज चैनल पे चलेगा ही नहीं तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई हफ्ते में कम से कम भी 2 लड़कियां उठाई जाती हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक क्रेडिबल इदारा है, उसकी क्या जी फाइंडिंग है इस हवाले से? सर, फाइंडिंग्स उन्हीं की हैं, उनकी भी बहुत रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कोट की जाती हैं। इवन हम लोग भी उनकी रिपोर्ट्स को ही कोट करते हैं। उनकी रिसर्च वर्क सारा क्रेडिबल है, पर पॉइंट वो ये है ना कि सर वो खुद हेल्पलेस हैं। वो बियॉन्ड रिपोर्ट वो और कुछ भी नहीं कर सकते। वो हुँ, हुँ। रिपोर्ट बनाने के अलावा वो कुछ नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग या प्रमोट भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने लफ्ज़ यूज़ किया जेनोसाइड। अब जेनोसाइड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा एक सीरियस लिया जाता है, बिल्कुल, बहुत बड़ी टर्म है ये। और बिल्कुल। यहाँ पे मैंने पाक इस्लामाबाद में देखा है वो जो ग्राफ़िटी होती है, जो दीवारों पे नारे लिखे होते हैं, तो वहाँ पे यहाँ तक भी लिखा होता है कि शिया जेनोसाइड बंद किया जाए। तो शियाज़ को भी, कुछ शियाज़ को कंप्लेंट है ये कि हमारा भी जेनोसाइड हो रहा है। अच्छा, ये आप नहीं समझते कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जब खराब होते हैं, तो उसमें दोनों मुल्कों में पाई जाने वाली अक़लियतों के लिए भी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के हालात भी थोड़े से बेहतर हो जाएँगे? सर अगर इंडिया के ऊपर अगर हम पूरी अलग से वीडियो करने बैठे ना, ऐसी अकलियत है ना फिर दुनिया में हर मुल्क में होनी चाहिए जैसी इंडिया में। हुँ। उनको तो अलग ही ठाट है उन्हीं के। उनको वक्फ बोर्ड दिया हुआ है। आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है हमारे लिए। ठीक है, उसकी 100 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड खा के बैठ गया। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट वक्फ बोर्ड लैंड ओनर है। पर्सनल लॉ बोर्ड वो बना के बैठे हैं, यूसीसी को वो नहीं मानते। इंडिया में सिर्फ एक राइट, सिंस 1947 सिर्फ एक राइट हिंदुओं ने शुरू की थी, बाबरी मस्जिद की। बाकी सारे दंगे मुसलमानों ने शुरू किए, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ बन रहे हैं। इसलिए अकलियत तो मैं भी चाहता हूँ मेरे को भी बनाओ। हुँ, हुँ। हाँ, अगर इंडिया की अकलियतों को तो आप छोड़ दें, वो तो सारा प्रोपागेंडा है। इंडिया के अंदर भी प्रोपागेंडा है। अब सर मैं हम क्या नाम लें? नाम लेना ज्यादा एथिकल नहीं होगा, नहीं तो नाम लेने अगर हम बैठे और अभी मैं आपको प्रूफ दे दूं उनको कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, कौन से थिंक टैंक से वो लोग जुड़े हुए हैं, और उन थिंक टैंक्स को किस तरह जॉर्ज सोरोस के कबाल से आती है फंडिंग। ये कोई छुपी हुई अच्छा बात है, ओपन गूगल पे जाके कोई भी सर्च कर सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मेरे एक जानने वाले हैं प्रोफ़ेसर साहब, आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।
तो वो मुझसे गिला कर रहे थे कि मैं इंडिया में होने वाले जो मज़ालिम हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उनकी बात नहीं करता। और वो कह रहे थे देखें न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, इतना फ्रीक्वेंटली उनके बारे में लिख रहा है, बीबीसी हम्म, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स उसमें पब्लिश हो रहे हैं, खबरें शाये हो रही हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी एक बनाई है। तो ये जो लोग हैं, ये तो कोई बिगेटेड मुस्लिम्स नहीं है ना? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं, बीबीसी की आप बात कर रहे हुँ, हैं? हुँ। सर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो आर्टिकल लिखता कौन है, पहली चीज। और जो वो हुँ, हुँ। बंदा जो राइटर है, वो राइटर को आप गूगल पे सर्च करके लिंक्डइन के उसके प्रोफाइल पे जाओ, किन थिंक टैंक से जुड़ा हुआ है, थिंक टैंक की वेबसाइट पे जाओ, उसको फंडिंग कहाँ से आती है, और वो जो कहाँ से फंडिंग आती है उसके ने पब्लिकली यूट्यूब पे उसके वीडियोस अवेलेबल है कि उसने इंडिया के बारे में क्या बोला, कि मैं अपनी सारी दौलत लगा दूंगा इंडिया को तबाह करने में। किसकी बात कर रहे हैं आप? जॉर्ज सोरोस। नहीं, जॉर्ज सोरोस तो न्यूयॉर्क टाइम्स को कंट्रोल नहीं करते ना, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो सर एडिटोरियल्स ना हैं। ना 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 सर, आप समझे, देखें, जॉर्ज सोरोस थिंक टैंक को पैसे देते हैं, वो थिंक टैंक में जो बंदे एफिलिएटेड हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स को सर ब्लैक रॉक कौन करता है? ब्लैक रॉक क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट। हुँ। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है? उसके बाद अगर आप दूसरा चले जाएंगे, जो एबीसी नेटवर्क है आपका, दैट इज ओन्ड बाय रॉथस्चाइल्ड फैमिली। आप बीबीसी चले जाएं तो इट इज ओन्ड बाय मोनार्की। उनका तो काम ही पूरी दुनिया में कॉलोनियल रूल और बस डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप रखना है, कि देयर ओनली पॉइंट इज टू कीप डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग। दैट्स व्हाई ये दुनिया में क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटलिस्ट, आजकल वो नया शुरू हो गया, ह्यूमन इक्वालिटी इंडेक्स शुरू हो गया, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, कंपनियों को वो स्कोर दिया जाता है, आजकल ये नया शुरू हो गया। सर ये डीप स्टेट के सारे खेल हैं। नो बडी वॉन्ट्स इंडिया टू राइज, क्योंकि अगर इंडिया राइज हो गया ना तो सर आपका अमेरिका और यूरोप कहाँ जाएगा, एंग्लो सेक्शन एम्पायर कहाँ जाएगा, आपका डीप स्टेट फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, आपकी आर्म्स लॉबी, क्लिंटन का बाल कहाँ जाएगा? नहीं, अब तो अमेरिका जो है वो एक अलाई है इंडिया का और बड़े अच्छे रिलेशंस हैं उनके। तो अमेरिका की डीप स्टेट क्यों चाहेगी इंडिया को हार्म करना? इंडिया इज़ एन अलाई ऑफ द यूएस अगेंस्ट चाइना। इंडिया में फार्मा लॉबी के लॉसेस हैं, इंडिया में ऑयल लॉबी के लॉसेस हैं अमेरिका की। देयर आर नो हुँ, परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल नंबी नारायण जो इंडिया के रॉकेट साइंटिस्ट थे, जिनको फ्रेम किया गया एस्पेनियाज के अंडर, हनी ट्रैपिंग के अंडर, किसने फ्रेम करवाया था? सीआईए। आर्काइव आए हैं अभी, सीआईए के डायरेक्टर थे 1965 के टाइम पे, जो सीआईए के हेड थे, उन्होंने अभी बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने क्लियरली लिखा है भाई, वो इट वाज आवर ऑपरेशन टू एलिमिनेट लाल बहादुर शास्त्री एंड होमी जे बाबा। देखें सर, एलआई वो तब तक है जब तक चाइना उनका दुश्मन है। जिस दिन चाइना अमेरिका का दोस्त बन गया ना, फिर उस दिन मैं भी देखता हूँ अमेरिका कितना एलआई रहता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मनी, ट्रेड, प्रॉफिट। अच्छा, इसी तरह की बातें अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के जो इस्लामिस्ट हैं और जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं वो भी करते हैं। उनको भी बहुत शिकायत हैं अमेरिका से। और हमारे यहाँ तो मैं बहुत सारे दोस्तों से ये पूछता रहता हूँ कि भाई इस वक्त एंटी इंडियनिज्म हमारे यहाँ ज्यादा है या एंटी अमेरिकनिज्म? तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं हमारे यहाँ। कभी एंटी अमेरिकनिज्म ज्यादा हो जाता है, कभी एंटी इंडियनिज्म ज्यादा हो जाता है। जो जी पाकिस्तानियों की शिकायत है अमेरिका के खिलाफ, उनको कैसे देखते हैं आप? सर, शिकायतें तो इनकी जायज है, पर इनके लॉजिक पाकिस्तान वही है ना, इनकेपेबल है। फॉर मी, पाकिस्तानी elite being corrupt is not a bigger problem. They are incapable, that is the biggest problem. करप्ट तो सर दुनिया की हर elite ही है। दुनिया का करप्ट मुल्क अमेरिका है। इंडिविजुअली जाएंगे तो करप्ट पुतिन है सबसे ज्यादा लीडर। करप्शन इशू नहीं होता, इनकेपेबिलिटी। ये हम्म। लॉजिक, हमारी अवाम लॉजिक और ऐसे आगे सवाल पूछते हैं कि जिसका कोई इतना सर है ना पैर है, वो अपने आर्ग्यूमेंट को खुद ही वो डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम्म। वो अजीब वो गरीब बातें करेंगे। आप ऐसी बातें करो, आप रिसर्च करो, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करो, कोई नाम लो, ठीक है, कोई डेटा दो आप, ठीक है, लॉजिकल बात करो कि किस तरह हुआ, उनका क्या क्या फायदा था, किन किन कंपनियों को डुबाया या किन किन लोगों की मदद की। अजीब हवा हवा वाली बातें करते हैं ये। चाहे किसी को भी एंटी सेमिटिज्म के ऊपर बात करें, एंटी अमेरिकनिज्म पे करें, एंटी इंडियन के ऊपर करें, तीनों के ऊपर इनकी हवा हवाई बातें हैं, लॉजिक नहीं बिठाते। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल सर मैंने कल एक जगह पे दिया। पाकिस्तान में बोलते हैं इतनी मिनिस्ट्रियां बनाने की क्या जरूरत है, 70 मिनिस्ट्रियां बना दिया।
पॉइंट इज 70 मिनिस्ट्रियां बनाना इज नॉट द प्रॉब्लम। असल सवाल ये होना चाहिए कि 70 मिनिस्ट्रियां काम क्या कर रही हैं। पाकिस्तान में 100 मिनिस्ट्रियां हो, पर अगर वो 100 मिनिस्ट्रियां काम कर रही हैं तो वो अच्छी बात है। मिनिस्ट्रियां कितनी है वो प्रॉब्लम नहीं होता, मिनिस्ट्रियां काम कितना कर रही हैं, रिजल्ट क्या दे रही हैं, वो प्रॉब्लम होता है। तो हमारे ऑब्जेक्शन ही हमेशा गलत होते हैं। हमारे ऑब्जेक्शन हमारे आर्ग्यूमेंट को खुद ही डिसॉल्व कर देते हैं। इनकेपेबल। अच्छा, दिव्य ये बताइएगा कि फराह नाज इस्फहानी एक पाकिस्तानी बैकग्राउंड की खातून हैं, आजकल अमेरिका में होती हैं और हुसैन हक्कानी की वाइफ हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के ऊपर। तो क्या कहेंगे आप इस किताब के हवाले से? तो ये किताब मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट बाय द लिसनिंग टू इट्स टाइटल तो ये समझ में तो वही आता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस वाले, उसके ऊपर मेन आइडेंटिटी क्राइसिस से शुरुआत हुई होगी और एंडिंग जो है हमारी वहां पर ही आई होगी। मैंने ये बुक अभी पढ़ी है, प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज। जी जी। सर जब तक रिलीजियस माइनॉरिटीज रहेंगी तो कुछ ना कुछ आपका इंडिया का इफेक्ट पाकिस्तान पे तो रहेगा ही ना। 100% तो आप लोग कभी भी नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हैं, पहले अरबी होना चाहते थे, आजकल तुर्क होना चाहते हैं, फ्यूचर में पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान। तो ये हम लोग कभी 100% नहीं बन पाएंगे ना। अभी आप सिंध में आ जाए, पंजाब है लेकिन आप सिंध में आ जाए तो सिंध में आपको हिंदू सबसे ज्यादा सिंध में ही है, तो आपको हिंदू हर जगह दिखेगा, हर शहर गांव देहात में एक दो दिखेगा जरूर। आपको फेस्टिवल के टाइम पे फेस्टिवल भी दिखेंगे, कलर दिखेंगे, मंदिर दिखेगा। तो वो आप 100% खत्म ही नहीं कर सकते ना। आप चाहते हैं कि हम डिस एसोसिएट हों इंडिया से, जो कि कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई भी जमीन आज तक नहीं कर पाई, तो आप लोग कैसे कर लेंगे? कैसे, क्या मतलब? हम लोगों के अंदर इंडियन डीएनए नहीं है, हम लोग इंडियंस नहीं है, हम लोग प्योर हैं, और हमारे बाप अरब से आए थे। एक तो ये भी बड़ी गलत फहमी है कि अरब से आया था, हमारे पास अरब से एक ही इन्वेडर आया था, उसके बाद सारे इन्वेडर हमारे तुर्क और अफगान आए हैं। तो बेसिकली हमारा अरब से तो कोई इन्वेडर एक ही आया था, मोहम्मद बिन कासिम, वो भी बहुत पहले, वो भी मतलब सिंध तक आया, सिंध से वापस चला गया, सिंध और मुल्तान, मुल्तान भावलपुर तक। हम्म, आपको मैं एक चीज बता, मैंने एक असेसमेंट की थी, पाकिस्तान कैन अर्न $1.2 बिलियन एनुअली जस्ट बाय रिलीजियस टूरिज्म, अगर इंडिया की रिलीजियस टूरिज्म खोल दी जाए। $1.2 बिलियन एनुअली। हम्म। तो वो सर नफरत में इतने अंधे हो गए ना कि अपना फायदा भी नहीं दिखेगा। सेम यही रीजन आप हर जगह लगा लें, आप एजुकेशन पे लगा लें, आप तापी गैस लाइन पे लगा लें, आप ईरान ऑयल पाइपलाइन पे लगा लें। ठीक है, आज हमें ईरान की ऑयल पाइपलाइन डील कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हम लोग अकेले थे, वी कैन नॉट सस्टेन अमेरिकन प्रेशर। लेकिन इसी डील में अगर पहले की तरह इंडिया होता तो वो सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर चला जाता, हम लोग सिर्फ बीच में बैठ के पॉपकॉर्न खाते, हमें मुफ्त का तेल भी मिल जाता सस्ता। तो पॉइंट, हम नफरत में इतना अंधे हैं कि हम अपना नुकसान खुद करते हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव होने की? अभी मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स देख रहा था कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 750 बिलियन डॉलर्स, यानी 750 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। और उनकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं वो 320 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते थे? और कश्मीर के इशू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए इंडिया से, लेकिन कश्मीर का मसला जो है ना वो पहले रिज़ॉल्व होना चाहिए। सर अब बात इधर वही है ना, इधर भी कश्मीर में आजकल तो दो नैरेटिव है, एक आर्टिकल 370, एक पूरा कश्मीर का इशू है। तो इनको एक चीज ये समझ में नहीं आती, आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो उस पर तो तुम लोग चुप ही हो जाओ तो बेहतर है। दूसरी चीज के पूरे कश्मीर की बात है, सर फर्स्ट 50 ईयर्स में कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था फर्स्ट 50 ईयर्स में, लेकिन लास्ट अगर हम 20 ईयर्स या 23 ईयर्स को देखें, अब कुछ नहीं हो सकता, या आर होगा या पार होगा। और दूसरी चीज सर, इंडिया के साथ रिलेशंस बनाने के बाद पाकिस्तान में सब उड़ी उड़ी और हवाई बातें करेंगे कि हमें ट्रेड शुरू करना चाहिए, हमें फलां शुरू करना चाहिए, हमें ढमका, या ट्रेड वगैरह शुरू हो जाएगा, इंडिया से कंपनियां, एफडीआई भी आ जाएगी पाकिस्तान में, इंडिया के आप सॉफ्टवेयर यूपीआई वगैरह भी ले सकते हो, हमें जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने मेहनत कर ली ना, आप ले लो। कोर इशू पे कभी नहीं आते, द कोर इशू इज ट्रस्ट। आप 4-5 साल पहले ट्रस्ट बनाओ, रीगेन करो वो ट्रस्ट को।
जिस दिन ट्रस्ट गेन हो गया, एक रात लगेगी, एक दिन लगेगा, एक साइन लगेगी, एक साइन दोनों तरफ से होगी और आपकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। एफडीआई भी आ जाएगी, लोगों का आना जाना भी हो जाएगा, अमन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ट्रस्ट पे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये बोलता है ट्रेड शुरू करो, हमें फायदा होना चाहिए पैसों का। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टर्म, वो एक टेक्टिकल सोच है उनकी कि शुरू करो 4-5 साल, फिर 4-5 साल बाद किसी का दिमाग घूम जाएगा तो वो फिर कोई कुछ ना कुछ कर देगा, जैसे कारगिल हुई, उड़ी हुआ। तो दे ऑलवेज थिंक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोचो कि हमें अगले 100 साल तक इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो उसके लिए पहले तो ट्रस्ट डेवलप करो जो आपने गवाया है। एक बार ट्रस्ट डेवलप हो गया तो सर फिर देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। तो ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाए? सर देखें, इंडिया तो एक ही चीज बोलता है, टेररिज्म जीरो करके टेबल पे आ जाओ, बाकी हम कश्मीर का मसला हो, चाहे सर क्रीक का मसला हो, चाहे दुनिया के बाकी मसले, हम टेबल पे आके बात करेंगे, म्यूचुअली एग्री करेंगे, उसके अंदर हम चौधराट नहीं दिखाएंगे। उन्होंने एक ही रखा कि अब हम टेररिज्म पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप पहले टेररिज्म कंप्लीट करें, आप एक वो शुरुआत तो करें ना ट्रस्ट गेन करने की, 10-20%। उसके बाद आप टेबल पे आएंगे तो कुछ आपकी मानी जाएगी, कुछ इंडिया की मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% इंडिया की होगी तो 100% पाकिस्तान, 50-50 होगा। तो इस तरह वो बातें करते करते ट्रस्ट डेवलप होगा। जब दोनों दोनों साइडों से ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, एलीट एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपने परस्पेक्शन जो परसेप्शन है वो रखेंगे, तो इसी तरह सर काम होगा, आगे बढ़ेगा। पर ये लोग वो पहला स्टेप 1 नहीं लेना चाहते, बोलते हमें स्टेप 5 दो, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें ऊपर चढ़ना है। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया, एक तो ऐसे हैं जो कहते हैं जी इंडिया अखंड भारत चाहता है, यानी वो चाहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कुछ लोग तो तिब्बत को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, बर्मा को भी कर लेते हैं, कि वो अपना हिस्सा बनाना चाहता है। अच्छा, दूसरे जो थोड़े से इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ज्यादा नुआंस्ड अप्रोच रखते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया वांट्स इट्स हिजेमनी, इंडिया डज नॉट वांट फ्रेंडशिप बट हिजेमनी। हिजेमनी का मतलब है बालादस्ती, डोमिनेशन। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज आर्ग्यूमेंट्स? सर यार सेकंड क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, उसका सिंपल सा एक ही आंसर है, इंडिया इज ऑलरेडी हेजेमनी पावर, इंडिया इज ऑलरेडी डोमिनेंट, इंडिया इज ऑलरेडी ऑन द पोडियम पोजीशन, इंडिया इज ऑलरेडी द फोर्थ जियोपॉलिटिकल पोल, इंडिया ऑलरेडी कंट्रोल द वर्ल्ड मार्केट ऑफ कमोडिटीज, गोल्ड, ऑयल, एनर्जी, फूड, शुगर, फार्मेसी, आईटी। तो वो डोमिनेंट है, ये दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अब सर आपकी पहली चीज पे इंडियन यूनियन पे या अखंड भारत पे, मैं पाकिस्तानी को ये बोलना चाहता हूँ, अखंड भारत में पहले तो टुकड़े में गिनवा देता हूँ। अफगानिस्तान आधा, ईरान, पाकिस्तान, ओमान, आपका श्रीलंका, मालदीव, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, 16 मुल्क हैं टोटल। किसी को वाकई में लगता है कि ये कभी अखंड भारत बन सकता है? नहीं। और इंडिया इज परस्यूइंग एंड दे हैव स्टार्टेड, अभी रिसेंटली जो बिम्स्टेक की मीटिंग्स हुई 1.5 महीना पहले, उधर ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि ओपन ट्रेड, ओपन बॉर्डर हो आपके यूरोपियन यूनियन की तरह। अखंड भारत आज के टाइम में इट इज इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। Every country will have their separate constitution, separate laws, separate sovereignty, separate armies, law enforcement agencies, but they will agree on few things like open borders, tourism, common currency। और उसके अंदर जाहिर सी बात है डोमिनेंट सबसे ज्यादा इंडिया ही रहेगा, क्योंकि पूरे खत्ते में चाइना के बाद इंडिया ही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली चाइना 5 साल बाद हो भी ना हो, शायद चाइना टूट भी जाए 5 साल बाद। पहले 50 साल में टिल 1997-98 तक इंडिया में कुछ लोग थे, कुछ नहीं काफी लोग थे, मतलब 15-20% जो चाहते थे अखंड भारत हो। आज की तारीख में मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग खुद सामने से जाके बोलोगे ना हमें ले लो इंडिया में, इंडियंस नहीं लेने वाले पाकिस्तानियों को, ये मैं बता दूं। जी, वो मैं कई दफा कोट भी कर चुका हूं, नरेंद्र मोदी जी की एक स्टेटमेंट है तो कि वो एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था और एक क्वेश्चन अखंड भारत पे ही था, तो उन्होंने कहा था भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं अखंड भारत में, और मैं इंडिया के जो करंट बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। ये जो बात है ना जी डोमिनेंस की, डोमिनेंस का लफ्ज शायद कुछ लोगों को ज्यादा एब्रेसिव लगता है, ज्यादा सख्त लगता है,
तो इसको अगर आप सॉफ्ट लैंग्वेज में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ प्री एमिनेंट पावर इन दिस रीजन। तो उस पे शायद उनको एतराज ना हो, डोमिनेंट पावर पे शायद उनको एतराज हो। तो एनी एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, कोई बात रह गई हो तो प्लीज कीजिएगा। सर वो वही बात है, दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है, कोई भी नाम दे दें, इंडिया इज अ पावर, इट इज द जियोपॉलिटिकल पोल राइट नाउ। वो पोडियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब इंडिया पाकिस्तानी जो बोलना चाहे, जो समझना चाहे, उनकी मर्जी है। सर कंक्लूडिंग थॉट्स में यही बोलूंगा कि पाकिस्तानी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अब वो टाइम आ गया है कि दे डोंट हैव मच स्पेस टू मेक मोर मिस्टेक्स। तो जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। और पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि सर कोई पावर नहीं है, कुछ यूनिकनेस नहीं है, या कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे चीज नहीं है। चीजें हैं, हमने खुद तबाह कर दी, पांचवी बड़ी आबादी है, तो हमने उस चीज को खुद ही तबाह किया ना। हमारे पास जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जिसको हम जियो इकोनॉमिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो तबाह कर दिया। तो हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां नहीं मारी, हम सर कुल्हाड़ी पे जाके कूदे हैं खुद जाके। तो हम लोग, हमारे काम उल्टे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दुनिया अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच, दिव्य कुमार। थैंक यू सर।